वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो में बात करने वाली है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 3। ये जो सीरीज हम चला रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, यहाँ मैं कुछ सिलेक्टेड पीस ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे लाता हूँ। हर चैप्टर से 6-7-8 क्वेश्चंस होते हैं एंड एक चैप्टर में हम 2 यूनिट्स कवर करते हैं। उसी हिसाब से आज जिन यूनिट्स की बारी है वो यूनिट 5 एंड 6 ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग। इन यूनिट्स के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, एंड व्हाट डू आई मीन बाय अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, बेसिकली हम यहाँ वो क्वेश्चंस करने वाले जो थोड़ा अपने आप में वर्सेटाइल होंगे, जो सीयूईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, जो सिलेबस में अच्छी खासी वेटेज रखते होंगे एंड जहाँ एक क्वेश्चन से तुम्हारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है, स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म्ड। ऐसा कौन सा फ्रेमवर्क होता है? क्या होता है भैया? फ्रेमवर्क। कीवर्ड इज फ्रेमवर्क in which managerial and operating tasks are performed. Managerial and operating tasks are performed. Span of management, organizational structure, informal organization या none of the above. The right answer is organizational structure, क्योंकि organizational structure की definition यही होती है framework, and what it gives us is exactly the blueprint or also known as framework. वही चीज़ बताती है कि भैया चार्ट किस तरह से बनेगा, और चार्ट बनने के लिए फ्रेमवर्क ही ज़रूरी होता है। ठीक है, उसके बाद ये कहता है कि यार आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। Uranus Limited is a company dealing in metal products. The work is mainly divided into functions including production, purchase, marketing, accounts and personnel. अब बता दो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। इससे इजी केस स्टडी नहीं होगी, बट मैंने जानबूझ के डाली क्योंकि हाँ ऐसी ही सिमिलर केस स्टडी लास्ट ईयर सीयूटी में भी आई थी, राइट। तो अभी यहाँ इसका राइट आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज द प्राइमरी डिवीजन, मैं तुम्हें बताता जो आंसर होता है वो प्राइमरी डिवीजन के बेसिस पे ही डिसाइड होता है। प्राइमरी डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, इज ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स फंक्शंस इंस्टेड ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर ये प्रोडक्ट्स के बेसिस पे या रीजन के बेसिस पे होता, जो एक मेजर फंक्शन के बेसिस पे ना होके किसी भी बेसिस पे होता ना, तो द आंसर वुड हैव बीन डिविजनल स्ट्रक्चर। लेकिन इस केस में द राइट आंसर इज फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। हमें देखना है कि फंक्शनल स्ट्रक्चर की कौन सी मेरिट नहीं है। जो मेरिट है वो तो ठीक है, हमारा ऑप्शन रिजेक्टेड हो जाएगा, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट। इट प्रमोट्स कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट। क्या ये करता है? एक ही डिपार्टमेंट में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन प्रमोट करता है। यस इट डज, तो मतलब ये तो इसका राइट आंसर नहीं है। इट मेक्स training of employees easier as the focus is only on a limited range of skills. Yes, this is also a merit. This is also merit, तो ये भी अपना आंसर नहीं हुआ। It leads to occupational specialization. Yes, it does, तो ये भी अपना आंसर नहीं हुआ। It ensures that different products get due attention. ये भैया फंक्शनल स्ट्रक्चर में पॉसिबल ही कहाँ हो पाता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में ये तो हो ही नहीं पाता, तो क्या करें? ये हमारा राइट आंसर है, ये लाइक बिकॉज दिस इज नॉट अ मेरिट ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये हमने अच्छे से हाईलाइट कर दिया। कूल। उसके बाद नेक्स्ट वन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेरिट ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। थोड़ा ऑपोजिट आ गया। अब बताओ डिविजनल का कौन सा मेरिट नहीं है? इट प्रमोट्स प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। यस इट डज, तो ये तो आंसर नहीं हुआ। इट इंश्योर्स दैट डिफरेंट फंक्शंस गेट ड्यू अटेंशन। अब ये अपना सही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ उसकी ऑपोजिट बात आ गई। मैंने जब तुमसे शुरू में कहा कि आई एम एमिंग कि तुम एक क्वेश्चन से मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स कर लो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। अगर मैं यहाँ ये फोर्थ क्वेश्चन ना भी डालता तो भी तुम ये मान के चलते कि मेरी इस टाइप की क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है, जस्ट बिकॉज ये इससे बहुत सिमिलर है, इससे बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड है। ऑल वी नीड टू लर्न इज कि भैया किस तरह से एक क्वेश्चन में हमें 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। बिकॉज इट डजेंट मैटर हम कितने मर्जी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले, जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल नए होंगे। तो हमारी बस पकड़ होनी चाहिए चीज़ों को पहचानने में, चीज़ों को पकड़ने में, एंड ये आइडेंटिफाई करने में कहाँ क्या कैसे लग रहा है, कहाँ क्या कैसे रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं रिजेक्ट करूँ तो इट प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड फास्टर डिसीजन मेकिंग। यस इट डज, तो ये भी नहीं होगा। इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स। यस इट डज, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो मूविंग अहेड वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन। मैंने तुम्हें अच्छे से डेलीगेशन के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो दी जाती है, अथॉरिटी होती है जो अथॉरिटी दी जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अज्यूम होती है और अकाउंटेबिलिटी बन जाती है। ये तीनों डेलीगेशन के 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या 3 अकेले एलिमेंट्स हैं, विच आर ऑल्सो नोन एज इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। ऐसा नहीं है कि कोई और भी है और ये इंपॉर्टेंट है, ये अकेले ही 3 एलिमेंट्स हैं अपने आप में, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो द राइट आंसर हेयर इज डिसेंट्रलाइजेशन। The right answer is not responsibility, authority or accountability. The right answer is decentralization, क्योंकि decentralization is an extended version of delegation, not an element of delegation. ठीक है, this type of organizational structure is most suitable when the size of organization is large
हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, उसने हिंट्स दिए हैं भाई क्या क्या हो रहा है, तो तुम बताओ कौन सा है। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, तो मुझे लग रहा है कि डिविजन होगा, बट अभी लग रहा है, सिर्फ कंफर्म नहीं है। हैज़ डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़, अरे ये तो इसने अच्छा खासा हिंट दे दिया कि डिविजनल है। एंड ऑपरेशंस रिक्वायर अ हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। पता है इसमें तुम कंफ्यूज हो सकते हो अभी कि यार इसने जब कहा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ तो इसने एक्टिविटीज़ कहा, इसने प्रोडक्ट लाइन नहीं कहा मुझे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूं, देखो सबसे पहली बात तो जब इसने हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन कह दिया तो यहां पे सबसे पहली चीज वी कैन अज्यूम, चाहे ऑक्यूपेशनल चाहे प्रोडक्ट, वी कैन अज्यूम, क्योंकि इसने क्लैरिफाई नहीं किया। CUET NTA हमेशा तुम्हें क्लैरिफाई करके देगा कि तुम्हें हाई डिग्री ऑफ कौन सी स्पेशलाइजेशन चाहिए, सबसे पहली बात तो ये होगी। उसके बाद डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ की जब इसने बात करी है ना, तो डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ इसका मतलब है उनकी प्रोडक्ट रेंज वाइड है भैया। एक्टिविटी में प्रोडक्ट रेंज कैसे आ गई, क्योंकि एक्टिविटी इज प्रोडक्शन ऑफ एनी गुड या सर्विस, कोई भी गुड या सर्विस है तुम उसको प्रोड्यूस कर रहे हो वो तुम्हारी एक्टिविटी है। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज बेसिकली हिंट्स एट कि तुम जो भी काम कर रहे हो वो बहुत डाइवर्सिफाइड है, वो बहुत वाइड रेंजिंग है और तुम उसमें बहुत कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। और जो ऑपरेशन है उनको भी स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो द राइट आंसर इज डिविजनल स्ट्रक्चर। पर भैया फंक्शनल भी तो हो सकता था, नहीं होगा मेरे भाई, क्योंकि सबसे पहली चीज तो इनसे बताइए ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए यही मोस्ट सूटेबल रहता है डिविजनल, ठीक है। डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज है और ऑपरेशन रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, तो इसके अंदर डिविजनल ही लगेगा। Which of the following cannot be delegated? Responsibility and accountability. Responsibility partially तो delegate हो सकती है ना, तो एक बार इस ऑप्शन को होल्ड पे रखते हैं। Authority and responsibility, अथॉरिटी तो डेलीगेट हो सकती है भाई, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। अकाउंटेबिलिटी ओनली, यस वी फाउंड अ राइट आंसर, ये भी नहीं होगा। अकाउंटेबिलिटी इज द ओनली थिंग विच कैन नॉट बी डेलीगेटेड, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्शियली डेलीगेट हो सकती है और अथॉरिटी तो पूरी ही डेलीगेट हो सकती है, ठीक है। अब तुम्हें एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ कि हमारा ऐप जरूर डाउनलोड करो, बिकॉज हमने अभी अपने बैच में एनरोलमेंट्स तो बंद कर दिए, बिकॉज जो जितने भी लिमिटेड दिन रहते हैं तुम उनमें उस प्रीमियम बैच का पूरा फायदा नहीं उठा पाओगे। बट हमारे ऐप पे फ्री कोर्स है, मॉक टेस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे मॉक टेस्ट हैं, और तुम सिर्फ मॉक्स भी अगर हमारे परचेज करते हो, उनसे प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत अच्छी रिवीजन तुम कर सकते हो। एंड उसके अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, तो एक बार जाके ऐप डाउनलोड करो, यू विल बी हुक्ड टू एजुकेशन, तुम्हें मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है, बिलीव मी। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आता है स्टाफिंग, जहाँ ये कहता है भैया देखो, for the purpose of selecting employees for the post of sales executive for its retail outlets, Reliance Fresh conducted a recruitment program at Rajasthan University. Considering the vast number of job seekers, group discussions were conducted and the candidates who were selected had to face interviews and then they were offered job. If they passed such interviews, such programs are often known as advertisement, campus recruitment, campus selection या direct recruitment. ये जो बताया गया ये क्या है, कैंपस रिक्रूटमेंट है, कैंपस सिलेक्शन है, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, या एडवर्टीजमेंट है? इसका सही आंसर क्या है? तुम सोचो, ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इनको क्या कहा जाता है? देखो इसके अंदर बात आती है कि एडवर्टीजमेंट तो बिल्कुल नहीं है, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये फैक्ट्री के बाहर होती है। मैं तुम्हें ढंग से समझाया था, अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मतलब तुमने चैप्टर ही नहीं पढ़ा अब तक, विच इज़ वेरी रॉन्ग, विच इज़ नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। एडवर्टीजमेंट भी नहीं है भाई ये। अब यहाँ कैंपस रिक्रूटमेंट होगा या कैंपस सिलेक्शन होगा? अगर मैं तुम्हें यहाँ दोबारा पढ़ाऊँ, कंसिडरिंग द वास्ट नंबर जॉब सीकर्स, ग्रुप डिस्कशंस वर कंडक्टेड and candidates who were selected had to face interview and then they were offered job. तो यहाँ रिक्रूटमेंट होता अगर ये सिर्फ बात करता कि हम वहाँ पे रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवाने गए थे एंड हमें बस एम्प्लॉयज इकट्ठे करने थे, लेकिन इन्होंने यहाँ पूरा डिटेल एक्सप्लेन करी है कि कैसे उनके ग्रुप डिस्कशन भी हुए, उनके इंटरव्यू भी हुए, एंड एट द एंड फाइनली दे वर ऑफर्ड जॉब। सो द राइट आंसर हियर इज कैंपस सिलेक्शन। इस पूरे प्रोग्राम को कैंपस सिलेक्शन कहा जाता है, ठीक है, ओके। इसके बाद मूविंग अहेड, स्टेटमेंट 1 से सिलेक्शन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी एंड स्किल ऑफ द पर्सन। सिलेक्शन टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द एबिलिटी एंड द स्किल ऑफ द पर्सन, ठीक है। एंड स्टेटमेंट 2 से ट्रेनिंग इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस। अब इसमें से बताओ कौन सा सही है कौन सा गलत है? ए गलत, बी सही, बी गलत, ए सही, दोनों गलत या दोनों सही, जो भी है। देखो हम ये तो समझोगे ट्रेनिंग इज अ करियर ओरिएंटेड प्रोसेस, ये तो भैया फॉल्स है, ये बिल्कुल ट्रू नहीं है, बिकॉज ट्रेनिंग इज अ जॉब ओरिएंटेड प्रोसेस, करियर ओरिएंटेड होता है डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग कभी भी करियर ओरिएंटेड नहीं होता। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट एंड 1 इज करेक्ट, सो ए इज आवर राइट आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड, अंडर दिस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन्स अ डेटाबेस ऑफ अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स इन देयर ऑफिसेस, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, लेबर कॉन्ट्रैक्टर या एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन। अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स होते हैं जिन्होंने एक बार कभी अप्लाई किया था एंड ड्यू टू सम रीजन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ,
चाहे उस टाइम पे पोस्ट अवेलेबल नहीं थी, वैकेंसीज नहीं थी, या फिर वो अनफिट था कैंडिडेट, या उसके पास एक्सपीरियंस नहीं था, या वो उस टाइम पे किसी और कंपनी में था, कुछ भी हो सकता है, बट ड्यू टू एनी सच रीज़न वो उस टाइम पे सिलेक्ट नहीं हुआ एंड उसका डेटाबेस कंपनी के पास है, उनको बोलते हैं अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। और उस डेटाबेस से जब आप दोबारा रिक्रूट करने की कोशिश करते हो तो उसको बोला जाता है कैजुअल कॉलर्स। ठीक है, कैजुअल कॉलर्स इज द राइट आंसर। तुम्हें पता होना चाहिए था, अगर नहीं पता तो ध्यान रखना कि कैजुअल कॉलर का मेन कीवर्ड ही है अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट्स। ठीक है, इसके बाद वी हैव इट इज सुटेबल फॉर फिलिंग कैजुअल वैकेंसीज व्हेन वर्कलोड इज हाई और व्हेन सर्टेन नंबर ऑफ परमानेंट वर्कर्स आर एब्सेंट। जब कभी फैक्ट्रीज में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, एक आध दिन के लिए, 2 दिन के लिए, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक प्रोजेक्ट के लिए, या फिर कुछ वर्कर्स एब्सेंट हो गए, तुम्हें इंस्टेंट बंदे चाहिए, तो कैसे मिलेंगे? लेबर कॉन्ट्रैक्टर से मिलेंगे, एडवर्टाइजिंग एंड टेलीविजन से मिलेंगे, प्लेसमेंट एजेंसी से मिलेंगे, या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से मिलेंगे? द राइट आंसर इज डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, क्योंकि डायरेक्ट उसका नाम ही सजेस्ट करता है, बस डायरेक्ट होगी, कोई प्रोसीजर नहीं, कोई प्रोसेस नहीं, कोई इंटरमीडिएट नहीं, नथिंग। तुम डायरेक्टली रिक्रूट करोगे, उनसे काम करवाओगे, उनको पर डे वेजेस दोगे एंड वो चले जाएंगे। दैट इज इट, एज सिंपल। Workforce analysis would enable to know whether the organization is understaffed, overstaffed, optimally staffed या all of the above। इसके अंदर देखो यार, हमने जनरली परसेप्शन बना रखी है कि जब भी अंडरस्टाफ्ड की बात होती है ना, तभी वर्कफोर्स एनालिसिस काम आता है, हमें पता होता है कितने बंदे और चाहिए। बट वर्कफोर्स एनालिसिस के अंदर क्या होता है? वर्कलोड एनालिसिस, वर्कलोड एनालिसिस और वर्कफोर्स एनालिसिस दो होते हैं। सॉरी, ये किसके अंदर आता है? ये आता है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के अंदर। तो इसके अंदर फर्क क्या होता है मेरे भाई? जब हम वर्कफोर्स देखते हैं तो देखते हैं कि भैया एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं। ठीक है, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज कितने हैं, एंड देन वी कंपेयर देम टू रिक्वायर्ड एम्प्लॉयज। एग्जिस्टिंग कितने उनको रिक्वायर्ड से कंपेयर करते हैं, तो हमें पता लगता है कि वो अंडर है, ओवर है, ऑप्टिमली है। इन तीनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, कोई एक एम नहीं होता हमारा, हम बस कंपैरिजन रन करते हैं टू नो कि डिफरेंस है या नहीं, और है तो कितना है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। ठीक है, इसके बाद मूविंग अहेड वी हैव अनदर क्वेश्चन। ये तो हमने कर लिया, पिछला क्वेश्चन था। दिस टेस्ट इज एन इंडिकेटर ऑफ अ पर्सन्स लर्निंग एबिलिटी। This test is an indicator of a person's learning ability or the ability to make decisions and judgments। ये ट्रेट टेस्ट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, या एप्टीट्यूड टेस्ट है? ट्रेट टेस्ट होता है जो एग्जिस्टिंग स्किल्स चेक करे। ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है जो आपका EQ चेक करे कि आप इमोशनली कितने अवेलेबल हो, या आपकी पर्सनालिटी कितनी एडवांस्ड है, या आप लोगों से कितना कनेक्ट कर पाओगे। इंटेलिजेंस टेस्ट होता है जो आपकी एबिलिटी टू मेक डिसीजंस और आपकी लर्निंग एबिलिटी को चेक करता है। द राइट आंसर इज इंटेलिजेंस टेस्ट। एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जो आपका पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स चेक करता है, पोटेंशियल टू लर्न न्यू स्किल्स। ठीक है, एंड इसके बाद एक बचता है इंटरेस्ट टेस्ट, दैट इज कि आपके इंटरेस्ट किस में, इसके अलावा कुछ नहीं है। जस्ट जेंटल रिमाइंडर कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, उस पर बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स, गिव अवे और बहुत सारे एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आती है। एंड तुम्हें अगर पढ़ना है तो तुम्हारे पास फ्री प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है। चैनल पर जाओ, लिंक्स चेक करो, तुम्हें बहुत अच्छी अच्छी फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ पूरा सिलेबस अच्छे से करवा रखा है। अगर तुम पढ़ना चाहते हो तो बहाना कोई नहीं चलेगा, बिकॉज सब सॉर्टेड करवा दिया है एडुकैप्टन ने। तुम बस अपने कॉपी पेन लेके शिद्दत से पढ़ने बैठ जाओ, सब कुछ मिलेगा। एंड ऐप पे आओ, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। ऐप डाउनलोड जरूर करना, फाइनल कॉल ऐप डाउनलोड जरूर करना। इस पूरे क्वेश्चंस में, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बता देना, कमेंट कर देना। आई रीड दोस कमेंट्स फॉर श्योर एंड आई रिप्लाई टू देम। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं तुम सभी से अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मैं फिर से वही कहूँगा, कुछ भी डाउट हो, कुछ भी कंप्लेंट हो, कुछ भी हो, कमेंट कर देना। थैंक यू सो मच।